वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। चलिए आज हम आपके चैप्टर 8 की आगे की एक्सरसाइज करते हैं। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं और इस कविता को तो आप सभी इंजॉय कर चुके हैं। शाम एक किसान, इस कविता में क्या है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। एक किसान की जीवन शैली के रूप में ये शाम को चित्रित किया है। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें है, ये आपने किया होगा इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग। इसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप सभी को एक शाम का चित्र बनाकर उसे सेंड करना है ग्रुप पर अपने। तो आप सभी ने किया होगा यह काम। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि शाम के समय में ये लोग क्या करते हैं। जैसे कि पहला क्या है, पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। तो ये लोग शाम के समय में क्या करते हैं ये आपको बताना है। ओके, जैसे पहला नंबर है पक्षी। तो पक्षी शाम के समय में क्या करते हैं, शाम को पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले में लौट आते हैं। आपको कुछ और सही लगता है, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है कि शाम को उस समय में पक्षी क्या करते हैं। शाम के समय में पक्षी दाना लेकर अपने घोंसले में लौटते हैं, अपने बच्चों को दाना खिलाते हैं शाम के समय में पक्षी। दूसरा है जैसे खिलाड़ी। खिलाड़ी शाम के समय में क्या करते हैं, उनका खेल बंद हो जाता है तो खेल कर शाम को खिलाड़ी क्या करते हैं, अपना खेल बंद करके वापस लौटते हैं। या शाम को खिलाड़ी अपनी स्वयं का अभ्यास करते हैं, या शाम को खिलाड़ी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड है फल वाले। फल वाले शाम को क्या करते हैं, तो फल वाले शाम को फल बेचते हैं। या हम क्या कह सकते हैं कि शाम को फल वाले जल्दी जल्दी कम दामों पर अपने फल बेचकर ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो फल बचे हुए हैं ये फल कल तक खराब होने लगेंगे। तो शाम के समय में फल वाले क्या रहते हैं, जल्दी में रहते हैं और जल्दी जल्दी अपने फल बेचकर ख़त्म करना चाहते हैं। माँ शाम को क्या करती हैं, अब आप सभी की माँ जिसकी माँ जो काम शाम को करती हैं आप लिख सकते हैं। जैसे किसी की माँ शाम को टीवी देखती हैं, किसी की माँ बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, किसी की माँ बच्चों को पढ़ाती हैं, किसी की माँ शाम को वॉकिंग के लिए जाती हैं, किसी की माँ आराम कर रही होती हैं शाम को। तो आप जो भी चाहें इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे शाम को क्या करते हैं, पेड़ पौधे शाम को अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। अपनी जगह पर खड़े रहते हैं इन द सेंस शांत दिखाई देते हैं पेड़ पौधे। आपने देखा होगा तो शाम को पेड़ पौधे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो दिन भर कितने थक गए हैं तो शाम को एकदम शांत अवस्था में सीधे खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है ना पेड़ पौधे देखने में। तो आपको जैसा एहसास होता है आप उसके हिसाब से लिखिए। पेड़ पौधे शाम को थककर आराम कर रहे होते हैं, पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं, पेड़ पौधे शाम का आनंद ले रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। पिताजी शाम को क्या करते हैं, अब जिसके पिताजी दफ्तर जाते हैं तो वो कह सकता है कि शाम को पिताजी दफ्तर से घर आते हैं। शाम को पिताजी घूमने के लिए जाते हैं, शाम को पिताजी सब्जी लेने जाते हैं, या शाम को पिताजी अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, शाम को पिताजी पार्क में जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगला है किसान। किसान शाम को क्या करते हैं, किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं और बाहर खेतों में उनके लाइट की भी व्यवस्था नहीं होती है। तो शाम को किसान क्या कर रहे होते हैं, खेतों से अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तो खेतों से लौटकर घर आते हैं शाम को। कुछ किसान जो पशुओं को भी पालते हैं वो शाम को पशुओं को चारा खिलाना, उनका दूध निकालना इत्यादि काम करते हैं। या और किसान अपने घर की देखभाल भी करते हैं। तो इसमें भी आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें, पर ये ध्यान रखें कि सभी लोग ये नहीं कि सिर्फ आप जो वाक्य दिखा दिए जाते हैं आप उन्हीं को देख देख कर वहीं सेंटेंसेस लिख लेते हैं। अपनी सोच के आधार पर नए नए सेंटेंस बनाइए।
थर्ड क्वेश्चन है कि हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। सुमित्रानंदन पंत जी भी एक सुप्रसिद्ध कवि थे। तो इन्होंने संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट्टू, ये उनकी कविता थी। इसमें भी इन्होंने शाम का ही वर्णन किया है। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता यानी आपने जो पढ़ी शाम एक किसान, इन दोनों ही कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लग रहा है? यानी कि जो कविता आपने पढ़ी उसमें और इसमें क्या कह रहे हैं? संध्या का झुटपुट यानी शाम का अंधेरा हो रहा है, बांसों का झुरमुट दिखाई दे रहा है यानी कि भीड़ एक तरह से, चहक रही चिड़िया चहक रही हैं। तो ये सभी किसको दर्शा रहा है? एक शाम को दर्शा रहा है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा जो रचित कविता है उसमें सांध्यकालीन दृश्य को किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सर्वेश्वर दयाल जी ने शाम के माध्यम से, वो किसान के माध्यम से उन्होंने शाम को दिखाया है, जबकि सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता में सांध्यकालीन दृश्य में पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है। उन्होंने पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है ना, कि जैसे उन्होंने कहा ना कि चहक रही चिड़ियाँ, टीवीटी टुट्टू, ये पक्षियों की आवाज़ है। तो उन्होंने क्या कहा है? पक्षियों की आवाज़ को प्राथमिकता दी है उन्होंने। और जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसको प्रधानता दी है? किसान को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता कल्पना प्रधान है। उनकी कविता क्या है? शाम एक किसान कल्पना प्रधान है, यानी कि वो एक कल्पना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ एक किसान है या जो पास में पलाश के जंगल हैं वो अंगीठी है, अंगीठी तो नहीं जल रही कोई, सिर्फ यह एक उनका अनुमान है कि पर्वत एक किसान की तरह है और जो ऊपर बादल हैं वो बादल किसकी तरह हैं? बादल किसान के एक सफ़ेद साफे की तरह हैं। ये सारी उनकी क्या है? कल्पना है। जो सूरज भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी किसकी तरह से दिखाई दे रहा है? जैसे कि किसान के हाथ में कोई चिलम हो। तो ये सब क्या है? उनकी एक कल्पना है। जबकि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता में वास्तविकता की झलक देखने को मिलती है। जो सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है, जो ये 4 लाइन आपने देखी, इसमें क्या है? वास्तविकता की झलक है कि वास्तव में ही शाम को चिड़िया चहक रही हो। नेक्स्ट, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? तो नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इसी के आधार पर आपको भी सोचना है। जैसे शाम पर उन्होंने कविता लिखी, इसी तरीके से आपको एक कविता लिखनी है। सुबह पर लिखनी है आपको कविता, और आप सुबह में किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अपनी कविता में जोड़ सकते हैं जो सुबह के समय में आपको दिखाई देती हैं। ठीक, तो इस पर आधारित आपको स्वयं एक कविता लिखनी है। ये जैसे कविता है कि पेड़ों के झुंझुने बजने लगे। सुबह ही सुबह पेड़ बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं। आप उनको देखेंगे तो ऐसा लगता है पेड़ कितने तरोताज़ा हैं। तो वो पेड़ों के झुंझुने की तरह से बज रहे होते, जैसे कि कोई झुंझुने बजा रहा हो। इसी तरह से लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। सूरज किस तरीके से लगता है सुबह के समय में? जैसे कि कोई लाल गेंद लुढ़कती हुई चली आ रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। और कोई माँ अपने बच्चे को आवाज़ लगा रही है कि उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। ये इन्होंने लिखी है कविता। आप सभी को अपने हिसाब से कोई भी 4 लाइन की एक कविता अवश्य लिखनी है और उसको बोलते हुए अपनी एक वीडियो भी भेजनी है। ओके, तो आपको सुबह के समय में आप और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? जैसे पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, या मुर्गा बांग दे रहा है, मोर की आवाज़ आ रही है, कोयल की पीहू पीहू बोली सुनाई देती है, सुबह के समय का शांत वातावरण, लोगों का घूमने जाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड करते हुए आप कुछ भी बनाकर कविता लिख सकते हैं। ओके, तो ये ज़रूर कविता लिखें और उसके बाद मुझे सेंड करें। नेक्स्ट, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। नीचे ही पंक्तियों में जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित यानी ये वाले, तो इनको ध्यान से पहले पढ़ते हैं। चलिए फिर आपको बताएंगे क्या करना है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। आपकी कविता में आया कि घुटनों पर कैसे पड़ी है नदी, किस तरीके से पड़ी है? चादर सी। पर्वत के नीचे नदी बह रही है, वो कैसी है? कि जैसे कि किसान के घुटनों पर नदी
कैसी लग रही है? चादर सी। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। भेड़ों के गल्ले सा यानी कि भेड़ों का जो है झुंड वो। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। अब पानी का कोई पर्दा तो होता नहीं है, लेकिन ये जैसे पर्दा हिलता है हवा से, इस तरीके से उपमा दी गई है कि पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। मेरे आसपास पानी का पर्दा हिल रहा था। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, यानी कि किसी के आसपास एक मरियल सा, यानी कि जो मरा हुआ सा हो, जिसका दम निकल रहा हो। मरा हुआ नहीं है पूरी तरह से, परंतु वह उसकी स्थिति बहुत खराब है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मरियल सा, यानी मरा हुआ सा कुत्ता आसपास मंडराता रहता था। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। दिल कैसा है? छोटा सा दिया यहाँ पर, छोटी सी आशा। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। नन्ही सी यानी छोटी सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, ये आपको बताना है। इनमें सभी में सा या सी का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये किसके लिए हो रहा है सा या सी का प्रयोग? किसी न किसी की उपमा दी जा रही है कि यह ऐसा है। यहाँ सासी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है, जिनकी हम किसी से तुलना करके उपमा दे रहे हैं कि ये नदी कैसी है? चादर सी है। तो चादर की तुलना जैसे नदी से की जा रही है समानता बताने के लिए, यह तुलना और समानता बताने के लिए किया जा रहा है। कहीं कहीं इसका प्रयोग समानता बताने के लिए भी किया, जैसे यहाँ पे क्या है? उपमा देने के लिए, तुलना के लिए चादर सी। दूसरे में गल्ले सा, यानी कि उपमा दी गई है, तुलना की गई है। पर्दा सा पानी। पानी कैसा लग रहा है? पर्दा सा, यानी कि हम तुलना कर रहे हैं उससे। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता। मरियल सा यानी कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? उसको समानता दे रहे हैं या उसकी तुलना कर रहे हैं कि मरियल सा कुत्ता एकदम भरा हुआ सा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। ये समानता दी जा रही है यहाँ पर कि जैसे छोटी सी आशा होती है, इसी तरीके से क्या है? दिल है छोटा सा है। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। नन्ही सी यानी छोटी सी चिड़िया। अब ये तो समझ गए आप। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? दो दो वाक्य बनाइए। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, इन तीनों के दो दो वाक्य प्रयोग करने हैं। कुछ वाक्य प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, पर वही नहीं लिखने हैं, आपको अपने मन से कुछ और बनाकर लिखने हैं। ओके, सबसे पहला शब्द है औंधी, दहक और सिमटा। ये पहला वाला औंधी शब्द है, आंधी नहीं है, इसको आंधी मत पढ़ना। आंधी का मतलब होता है जो आंधी तूफान आती है, तेज हवाएं चलती हैं, वो क्या होती है? आंधी। और औंधी का मतलब है कि उल्टी कोई चीज़ उल्टी पड़ी है तो हम कहते हैं ना औंधी पड़ी है, ये है मतलब इसका। ओके, अब जैसे औंधी के लिए हम क्या कहेंगे? रसोई के पास बाल्टी औंधी रखी है। औंधी रखी है मतलब उल्टी रखी है बाल्टी, वह औंधी गिर गई। औंधी यानी कि कोई उल्टे मुंह गिर गया तो कहते हैं ना औंधे मुंह गिर गई या औंधी गिर गई। दहक का मतलब क्या होता है? दहक यानी जल रही है, आग जल रही है या कोई दहक रहा है। चूल्हे में आग दहक रही है। दहक रही है मतलब जल रही है चूल्हे में आग। मेरे पिताजी गुस्से में दहक रहे हैं, यानी कि जब कभी किसी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, गुस्से में कहते हैं ना जल रहा है आदमी, तो उसको क्या कहते हैं? कि गुस्से में दहक रहा है। मेरे पिताजी गुस्से में दहक रहे हैं। अगला है जैसे सिमटा। सिमटा यानी कि कोई संकुचित होकर बैठा है, कोई चीज़ संकुचित हो गई है तो उसको कहते हैं सिमटा। बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा है। किसी बच्चे को यानी कि किसी चीज़ से डर लग गया या किसी भी कारण से वो माँ की गोद में बैठा है तो कैसे बैठा है? सिमटा बैठा है। यानी बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा है, यानी कि डरा हुआ, सिमटा हुआ, संकुचित बैठा है। मैं अपना काम धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ। अब यहाँ पर सिमटा का अर्थ अलग हो गया, यहाँ पर हो गया कि मैं अपना काम धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ, यानी कि ख़त्म कर रहा हूँ काम को। सिमटा का ये भी अर्थ होता है कि काम को सिमटा रहा हूँ, यानी कि समेट रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। वह डर के मारे एक कोने में सिमटा बैठा है। किसी के लिए कहा कि डर के मारे वह एक कोने में सिमटा बैठा है, यानी कि अपने आप को अपने में समेटे हुए बैठा है। ठीक।
तो ये सभी आपको कॉपी पर करने हैं, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि मैं जो आंसर जो अर्थ बताती हूँ आप एज इट इज़ लिख लेते हैं। आपको सभी अपने आप काम करना है, वरना मैं आगे से आपको इनके आंसर्स बताना बंद कर दूँगी। ओके।